बच्चों, आज के लेक्चर में कुछ और जानने जा रहे हैं। ऐसा तो सबके साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ एक दो बार कि पुल करना था, पुश कर रहे थे और हो जाता है। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि जो दरवाजे के हैंडल होते हैं, ये दरवाजे जहां पे कब्जा होता है ना, उससे दूर क्यों लगाया जाता है? बात एकदम क्लियर है भाई, क्यों ऐसा होता है। दूसरी स्लाइड देखो आप लोग। अब ये पेचकस होता है ना, आप अगर पेचकस को नीचे से पकड़ के पेच कसने की कोशिश करो, बड़ी दिक्कत होती है, बहुत डिफिकल्टी होती है। लेकिन अगर आप ऊपर जो उसका हत्था होता है, जिसे चौड़ा बनाया जाता है, उससे ऐसे करके कसने की कोशिश करो, आसानी से कस जाता है। ऐसा क्यों? इन्हीं सवालों के जवाब देखेंगे। और क्या है इसके अंदर, मतलब हम देखेंगे कि फिजिक्स में ऐसा क्या लॉजिक है जिससे ये सारी घटनाओं की हमें पूर्ण जानकारी मिलती है। तो बच्चों, मैं हूं सिद्धार्थ रितश और आप देख रहे हो व्युत्पत्ति। देखो, आज के बच्चों लेक्चर में जो हमें जानना है, वो जानना है बलाघूर्ण के बारे में। तो क्या होता है बलाघूर्ण, इसके बारे में जानते हैं। पहले कुछ बातें जरूरी देख लेते हैं। तो बच्चों, जैसा कि एक बल की क्या क्या प्रवृत्ति होती है, जरा ध्यान से सोचना। पहली प्रवृत्ति होती है कि बल किसी भी वस्तु का आकार या उसकी शेप कहूं, इसे चेंज करने की कोशिश करता है। मानते हो नहीं मानते हो? किसी के मुंह पे मुक्का मार दो, उसके मुंह का आकार बदल जाता है। मारना मत। तो ये एक टेंडेंसी हो गई फोर्स की, एक ये प्रवृत्ति हो गई। और क्या प्रवृत्ति हो सकती है, जरा ध्यान से सोचो। कि अगर कोई वस्तु चल रही है तो उस चलती हुई वस्तु को रोकने की प्रवृत्ति होती है, या फिर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसे गति की अवस्था में लाने की प्रवृत्ति होती है। ये प्रवृत्ति तो देखी हुई है। अब एक और प्रवृत्ति हम बच्चों वस्तु की बल की देखने जा रहे हैं। वो प्रवृत्ति है कि अगर कोई वस्तु आपकी किसी अक्ष से बंधी हुई है, जैसे कि मैं कहूं दरवाजा है, दरवाजा अपने किनारे से बंधा हुआ होता है। अब बल इसे क्या करता है, इसका विन्यास परिवर्तन यानी कि घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। बल्कि यही प्रवृत्ति, किसी वस्तु को घुमाने की प्रवृत्ति ही आपकी बल आघूर्ण कहलाती है। तो बल्कि किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? बल आघूर्ण। या फिर हम इसको ऐसे भी कह देते हैं कि बल के आघूर्ण को बल आघूर्ण भी कहते हैं। लेकिन ज्यादा अच्छी डेफिनेशन जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि किसी बल की किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति बल आघूर्ण कहलाती है। ठीक, बात तो एकदम स्पष्ट ही है। तो बल आघूर्ण की हमें डेफिनेशन समझ में आई। एक बार हम देख लेते हैं इसको, ताकि आप लोग भी नोट कर लो। तो अपनी कॉपी में बच्चों ये नोट कर लीजिए। बल आघूर्ण, जब किसी पिंड पर लगा बाह्य बल उसे किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति या प्रयत्न करता है, तो इसको बल, इस प्रवृत्ति को बल का बलाघूर्ण कहते हैं। अब हमने जान लिया ये फिजिकल क्वांटिटी, पर इसे नापे कैसे, कैसे इसको हम कैलकुलेट करें, ये बात हमें जानना जरूरी है। तो आइए देखें बच्चों कि इसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसा कि मान लेते हैं कि एक हमारे पास एक इस तरीके से रॉड जो है वो फिक्स्ड है, इस तरीके से रॉड है। अब क्या क्या संभव स्थिति हो सकती है कि अगर मैं बल यहां पर ओ बिंदु पर, ये रॉड फिक्स्ड है, ठीक है, अब मैं यहां पर ही बल लगाऊं तो क्या रॉड घूमेगी? बिल्कुल नहीं घूमेगी। अच्छा, अगर मैं यहां रॉड पर बल लगाऊं तो ये घूमेगी, पर ज्यादा प्रवृत्ति है। बल मैं समान ही रख रहा हूं, मान लो मैं 2 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, इधर लगा रहा हूं, बल तो मैं समान लगा रहा हूं, पर इसकी घूर्णन प्रवृत्ति कम लगी, कम मिली, घुमाने की प्रवृत्ति इस बल की कम है। अच्छा, मैंने अगर बल इस P बिंदु पर इस दिशा में लगाया तो क्या घूर्णन प्रवृत्ति आएगी? जैसे ये रॉड फिक्स्ड है, मैं ऐसे करके इस पे बल लगा रहा हूं, क्या घुमाने की प्रवृत्ति आएगी? क्या दरवाजे को आप ऐसे खींचो, क्या घुमाने की प्रवृत्ति होगी इस बल की? बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा है, तो मतलब अगर आपकी वस्तु की दिशा में ही बल लग गया तो आपकी घुमाने की प्रवृत्ति क्या हो गई? जीरो हो गई। ठीक, या मैं कैसा हूं, त्रिज्य दिशा में ये बल लग गया तो इसकी घुमाने की प्रवृत्ति क्या हो गई? शून्य हो गई। अच्छा, बिल्कुल बल उस बिंदु, जिस बिंदु के सापेक्ष हम वस्तु को घुमाना चाहते हैं उस बिंदु पर ही बल लग रहा है, तो उस बल की घुमाने की प्रवृत्ति या मैं कहूं बलाघूर्ण शून्य हो जाता है। अब मैं इधर की तरफ समान बल लगाता हूं, ज्यादा घुमाने की प्रवृत्ति देखी, मैं इधर की तरफ लगाता हूं और बढ़ती जाती है, मैं एकदम कोने पे लगाता हूं सर्वाधिक प्राप्त होती है। तो यानी कि किसी बल की जो घुमाने की प्रवृत्ति है, जिसे हम कहते हैं टॉर्क इंग्लिश में,
जिसे टाउ सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, टाउ, इसे टाउ कहते हैं। और साथ ही साथ हमें इस टाउ का जो पता चल रहा है भाई, इस टाउ की वैल्यू, आपका बल कितनी दूरी पर लग रहा है जिस बिंदु के सापेक्ष में वस्तु को घुमाना चाहता हूं। तो ये आर के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है। अब मैंने क्या करा, चलो ठीक है, आर की बात हो गई। अब देखो, अगर मैं बल ऐसे लगा रहा हूं, एकदम एंड पॉइंट पे लगा रहा हूं, तो इस बल के कितने घटक हो सकते हैं? दो घटक हो सकते हैं ना भाई। ये थीटा कोण है पहला, एफ कॉस थीटा। दूसरा घटक आता है एफ साइन थीटा। अब अगर एफ कॉस थीटा घटक की बात करो बच्चों, तो क्या ये बल का घटक इस रॉड को घुमाने की प्रवृत्ति रखता है क्या? सोच के देखो, ये तो घटक इसको ऐसे ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी वजह से तो भाई घूर्णन प्रवृत्ति नहीं आ रही है। तो इस घटक की वजह से तो घूर्णन प्रवृत्ति आ रही है, ये बल को घुमाने की कोशिश, मतलब ये वस्तु को घूर्णन गति प्रदान करने की कोशिश करेगा, वो भी बिंदु ओ के सापेक्ष। तो हमें ये भी समझ में आया कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ साइन थीटा। टाउ जो है एफ साइन थीटा इंटू आर हो गया। आई एकदम आसान बातचीत है ना, थोड़ा ध्यान से समझना, सारी चीजें क्लियर आएंगी। तो मुझे ये पता चला कि बल की घूर्णन प्रवृत्ति आर पे निर्भर करती है कि आपको जिस बिंदु के सापेक्ष घूर्णन प्रवृत्ति देखना है उससे कितनी दूरी पर आप बल लगा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, बल का जो आपका लंबवत घटक है उसके ऊपर भी निर्भर कर रही है, इन दोनों के गुणनफल के निर्भर कर रही है। अब देखो, घूर्णन प्रवृत्ति आपकी दो तरीके से हो सकती है। आप किसी वस्तु को ऐसे घुमा सकते हो, घड़ी की चलने की सुइयों की विपरीत दिशा में, जिसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मत बोलना, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आई बात? तो एंटी क्लॉकवाइज टेंडेंसी भी हो सकती है और आपकी क्लॉकवाइज टेंडेंसी भी हो सकती है। तो यहां पर एक दिशा भी हमारी रहती है। तो बच्चों, अगर दिशा भी है, परिमाण भी है, तो ये कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है। तो आपकी टॉर्क या बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसका मान क्या है? सदिश राशि है। साथ ही साथ यहां पर दो आपके सदिशों का गुणन भी मिल रहा है, तो यहां पे सदिश गुणनफल का इस्तेमाल हुआ होगा, जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अभी सारा डिटेल में जानेंगे किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके हम टाउ को फिर से डिफाइन करेंगे या बल आघूर्ण को डिफाइन करेंगे। ठीक, तो अभी तक की बातचीत में हमने इतना जाना है। तो इसी कारणवश आपके दरवाजे के जो हैंडल हैं वो आपके दूर लगाए जाते हैं कब्जों से, या फिर पेचकस का हत्था जो है चौड़ा बनाया जाता है। अब हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं और टॉर्क को और अच्छे से जानते हैं। पहले इतने की बात देख लेते हैं डेफिनेशन। तो बच्चों, ये हमें पता चल गया। अब ये रिलेशन आर क्रॉस एफ कैसे देखें, तो आइए इसकी बातचीत करते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं अब डिटेल में टॉर्क। तो टॉर्क को हमने डिफाइन किया। अब किस तरीके से टॉर्क बराबर आपका जो मैथमेटिकली होता है, ये एक आपकी सबसे पहले तो कैसी राशि है? सदिश राशि है, जैसा कि अभी हमने देखा भी था, सदिश राशि है। और ये आपका टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ। अब अगर आपको बच्चों दे रखा है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का आपने वेक्टर में भी, जिसे हम कौन सा सदिश गुणन भी बोलते हैं, ए क्रॉस बी का आपने मान देखा था, वेक्टर ए का परिमाण गुणा वेक्टर बी का परिमाण गुणा साइन थीटा, ये होता है। जहां पर थीटा कोण होता है वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण। अब यहां पर देखें तो सारा आपको चित्र दे रखा है। चित्र में क्या दे रखा है बच्चों इस डायग्राम में, कि पी पॉइंट पर एक एफ फोर्स लग रहा है, और साथ ही साथ वेक्टर आर और वेक्टर एफ के बीच में जो आपका एंगल है वो थीटा कोण है। एकदम आसान है ना? तो अब देखो, टाउ, अगर मैं टाउ के मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो बेटा मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुणा साइन थीटा। अब यहां पर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हुआ? आर वेक्टर की लंबाई। ठीक, आर वेक्टर की लंबाई हो गई आर, और आपका एफ वेक्टर यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड गुणा साइन थीटा।
टाउ बराबर ये आया। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, दिशा हम कैसे देख सकते हैं, राइट हैंड रूल से, स्क्रू रूल से देख सकते हैं, फिंगर को अपना कर्ल करते हैं, सारी बात देखेंगे, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो बेटा इतनी बात समझ में आई। अब देखो हमने क्या करा, अच्छा एफ साइन थीटा देखो, तो एफ साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट है, फोर्स का वह घटक जो आपके इस आर के परपेंडिकुलर है, या फिर हम कहें इस सदिश के लंबवत है। अच्छा हम जो इस समय टॉर्क लिख रहे हैं, तो टॉर्क बच्चों याद रखना, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, कहीं खो मत जाना, कि महत्वपूर्ण बात यह है कि टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण किसी बिंदु के सापेक्ष देखा जाता है, अक्ष के नहीं। याद रखिएगा, ये बहुत सी जगह आपको गलत मिल जाएगा कि जो टॉर्क है किसी बिंदु के सापेक्ष देखा जाता है, किसी बिंदु के सापेक्ष लिखा जाता है। यहां पर हम देख रहे हैं आपका ओ बिंदु के सापेक्ष, ये टॉर्क मैंने किस बिंदु के सापेक्ष लिखा है, ओ बिंदु, जो कि आपका कौन सा बिंदु है, मूल बिंदु है। ठीक है, ओ बिंदु के सापेक्ष, और ओ यहां पर कौन सा बिंदु है आपका, मूल बिंदु के सापेक्ष देख रहे हैं। और फोर्स किस पे लग रहा है, पी बिंदु पे लग रहा है, तो हम पी बिंदु पे लग रहे फोर्स का ओ बिंदु के सापेक्ष टॉर्क लिख रहे हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात, एक एक बातचीत अगर जान लोगे तो कहीं कभी भी सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आनी। तो देखो एफ साइन थीटा क्या है, फोर्स का वह घटक जो आपके इस सदिश स्थिति सदिश के लंबवत है। ठीक है, अब देखो दूसरे तरीके से देख सकते हैं इसी समीकरण संख्या एक को, टाउ को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, आर गुणा साइन थीटा इंटू एफ। थोड़ा सा देख लेते हैं ये साइन थीटा क्या है। अच्छा अगर ये कोण थीटा है तो ये शीर्षा विमुख कोण होगा, जिसे हम इंग्लिश में वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। और ये थीटा कोण आपका ये हो गया, तो बच्चों ये आपकी लंबाई, भाई ओपी वेक्टर की लेंथ तो आर के बराबर है, और ये क्या हो गया आपका, ये जो लंबाई है बच्चों, इस लंबाई की बात करूं मैं तो ये लिखूंगा मैं तो आर कॉस थीटा लिखूंगा, और इस लंबाई की बात करूं तो मैं ये लिखूंगा आर साइन थीटा। इसी आर साइन थीटा को हम कहते हैं लीवर आर्म, इंग्लिश में बोलते हैं लीवर आर्म। और आपकी ये जो फोर्स है ना, फोर्स इसकी देखो, ये जो हमने लाइन एक्सटेंड की है इसे कहते हैं बल की क्रिया रेखा। तो जिस बिंदु के सापेक्ष, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस बिंदु के सापेक्ष मैं बल का बलाघूर्ण लिख रहा हूं, उस बिंदु से बल की क्रिया रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई आपकी आर साइन थीटा बनती है। तो आर साइन थीटा कहलाती है लीवर आर्म, और इसे क्या, आर साइन थीटा है क्या, बिंदु ओ से, बिंदु ओ से बल की क्रिया रेखा पर, बल की क्रिया रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। ये याद रखो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम क्या कहते हैं, लीवर आर्म। तो ये हो गया आपका, इसे आर परपेंडिकुलर लिख दीजिए जो एफ के परपेंडिकुलर है, आ गया आपका। तो अगर लीवर आर्म की लंबाई 0 हो जाए तब क्या होगा, तब वो परिस्थिति क्या होगी कि जब आपकी लीवर आर्म की लंबाई 0 हो जाए, तो उस परिस्थिति में निश्चित तौर पे पहले तो टॉर्क 0 हो जाना है। ठीक है, तो 0 टॉर्क हो जाना है, वो कब हो रहा होगा इसको भी देख लेते हैं बच्चों। मान लो कुछ इस तरीके की परिस्थिति है, ये बिंदु P है, ये इसका स्थिति सदिश है, ये बिंदु O है, ये P है, और फोर्स वेक्टर आपका कुछ इस तरीके से ही लग रहा है। ठीक, या फोर्स वेक्टर आपका देखो जो है कुछ इस तरीके से ही लग रहा है। तो इस परिस्थिति में मैं लिखना चाहता हूं, मैं क्या लिखना चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं बिंदु P पर लग रहे फोर्स का बलाघूर्ण बिंदु O के सापेक्ष। तो देखो अब इस स्थिति में जो बल की क्रिया, मतलब मैं फोर्स वाली वेक्टर की लाइन को अगर देखूं तो ये तो O से ही पास हो रही है। जब ये O से पास हो रही है तो बल की क्रिया रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई तो शून्य हो गई, यानी कि लीवर आर्म की लंबाई तो शून्य हो गई बच्चों। तो ऐसी परिस्थिति में टॉर्क 0 हो जाएगा। तो टॉर्क 0 होगा कब, जब जिस बिंदु के सापेक्ष में देखना चाहता हूं
जिस बिंदु के सापेक्ष में टॉर्क लिखना चाहता हूं उसी से फोर्स की आपकी लाइन ऑफ एक्शन या क्रिया रेखा गुजर रही हो, तो उस परिस्थिति में उस फोर्स का आपका टॉर्क उस बिंदु के सापेक्ष जीरो हो जाएगा। ध्यान से समझो, जैसे कोई ये स्फेयर है, ये आपका एक समतल पे रखा हुआ है। अब इसके ऊपर इसका जो भार है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। अगर मैं इसके वेट का बच्चों वेट का कंपोनेंट लिखूं, या मैं कहूं वेट का या इसके भार का बलागुण लिखूं बिंदु ओ के सापेक्ष, तो वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि बिंदु ओ से ही इस फोर्स की क्रिया रेखा गुजर रही है। एक तो ये परिस्थिति हो गई। हमें यहां तक की बात बच्चों समझ में आती है? एकदम आसान बातचीत है। तो कब कब आपका टॉर्क जीरो हो सकता है भाई? जब या तो बल की क्रिया रेखा ही जीरो हो, ठीक है, एकदम बात समझ में, यानी कि बल ही जीरो हो तब जीरो हो सकता है, या फिर आपका पोजीशन वेक्टर और आपका बल दोनों एक दूसरे के समांतर हो तब जीरो हो सकता है। साथ ही साथ और कब जीरो हो सकता है? जब आपकी बल की क्रिया रेखा जिस बिंदु के सापेक्ष में टॉर्क या बल आघूर्ण निकाल रहा हूं वहां से गुजर रही हो, तो टॉर्क जीरो हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब टॉर्क की डायरेक्शन को कैसे देखेंगे इस बात की चर्चा कर लेते हैं। तो मैं इसे आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से मैं रब कर देता हूं, फिर आगे की बात। अब बच्चों डायरेक्शन देखते हैं, टॉर्क की डायरेक्शन। मान लो ये आपका आर वेक्टर है और ये आपका फोर्स वेक्टर है, तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? ये बिंदु P है, बिंदु O के सापेक्ष देखना चाहता हूं, तो सबसे पहले आर वेक्टर की डायरेक्शन ये है और एफ वेक्टर की डायरेक्शन ये है। आर क्रॉस एफ करेंगे, आर की दिशा में उंगलियों को रखेंगे और उंगलियों को इस तरीके से मोड़ेंगे कि वो एफ की दिशा में जाए। ऐसी परिस्थिति में जो आपका अंगूठा है या थंब है वो जिस दिशा में होगा वो आपके ए क्रॉस बी, यहां पर टॉर्क है तो टॉर्क की डायरेक्शन को बताएगा। अब देखो किसी की उंगलियां ऐसे मत मोड़ना कि भाई आर यहां पर है एफ यहां पर है तो मैं ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे नहीं मोड़ना है। हो सकता है किसी की इतनी लचीली हो कि मुड़ जाए, लेकिन हर किसी की नहीं होती। लेकिन हाँ, इसकी परिस्थिति में आपको ऐसे हाथ कर लेना है, अब कर करना है। तो अंगूठी मतलब जब आप उंगलियों को मोड़े तो याद रखें वो हथेली की तरफ अंदर की तरफ मोड़े, ऐसा ना हो कि आप बाहर की तरफ मोड़ लें, मोड़ने के चक्कर में उंगलियां ना तोड़ लें। तो इस बात को बच्चों याद रखना, आसानी से याद रखोगे ना, आराम से पढ़ना है। अब देखो बेटा, इसे वेक्टर फॉर्मेट में हमने लिखा है ना। अब सवाल मान लो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाए कि यदि बल आपका कहीं एक बल है एफ वेक्टर इस तरीके से दे रखा है, एफ एक्स आई कैप, एफ आई जे कैप, एफ जेड के कैप, इस तरीके का आपका बल दे रखा है, फोर्स दे रखा है, और बिंदु P पर लग रहा है। बिंदु P का जो पोजीशन वेक्टर है वो दे रखा है एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आपसे पूछ लिया गया कि मूल बिंदु के सापेक्ष बल बताएं, मतलब बल आघूर्ण बताएं। बल आघूर्ण तो कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है। हम लिखेंगे टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर आपका कितना है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्रॉस होना है फोर्स वेक्टर से, तो एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। आसान यहां तक। अब क्रॉस प्रोडक्ट भूल गए होगे, अगर भूल गए हो ए क्रॉस पी तो अभी वेक्टर की प्लेलिस्ट को देख लेना। यहां पर थोड़ा सा मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ए क्रॉस पी निकालने के लिए हम सारणिक विधि, जिसे डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, यहां पर एक्स वाई जेड लिखेंगे सबसे पहले, इधर लिखेंगे एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। इसको हल कैसे करते हैं? जब आई कैप के लिए हल करते हैं तो ये छिपा लो, y इंटू एफ जेड माइनस z इंटू एफ आई, और साथ में आई कैप, माइनस का जे कैप लेते हैं, x इंटू एफ जेड माइनस आपका z इंटू एफ एक्स, प्लस का के कैप
इसको छिपा लेते हैं ऐसे करके, x इंटू एफ आई माइनस y इंटू एफ एक्स। ये आपका आ गया टाउ वेक्टर की वैल्यू इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्तीय निर्देशांक तल के अंदर हमें टाउ वेक्टर मिल चुका है। अब मान लो अभी तो हमने निकाला किसके, मूल बिंदु के सापेक्ष। आपसे मूल बिंदु के सापेक्ष ना पूछे, किसी और बिंदु के सापेक्ष पूछ ले, तब कैसे लिखोगे? थोड़ा सा सोचो, इसे नोट करो और सोचो, मैं बताता हूं इसको अभी। तो पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, लेकिन खुद से लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो बच्चों अब देखिए, आपका बल जो है, बल किस पे लग रहा है बेटा? बल लग रहा है एफ पी पर। बल आपका लग रहा है बच्चों पी पर, और आप निकालना चाहते हो टॉर्क, यानी कि बलागुण बिंदु Q के सापेक्ष, यानी कि आप देखना चाहते हो बिंदु Q के सापेक्ष इस बल की घूर्णन प्रवृत्ति क्या है। लेकिन हमने तो अभी सूत्र पढ़ा था मूल बिंदु के सापेक्ष। अब कैसे करें? कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसान है। मैं हूं ना यहाँ पर, क्योंकि भौतिक विज्ञान होने वाला है, बहुत आसान। क्या करो, देखो सबसे पहले हम निकाल लेते, बिंदु P पर लग रहा है ना बल, और हमें बिंदु Q के सापेक्ष देखना है ना। तो हम बिंदु Q के सापेक्ष बिंदु P की स्थिति सदिश निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बिंदु Q के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश, यानी कि पोजीशन वेक्टर। तो वो क्या हो जाएगा? आर पी क्यू वेक्टर, जो क्या हो जाएगा? आर पी माइनस आर क्यू वेक्टर। अगर बिंदु P के जो निर्देशांक हैं वो एक्स पी एक्स वाई पी आपके जेड पी हो, तो हम ऐसे लिख देंगे, देखो इसको। मान लो बिंदु P के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो दे रखे हैं एक्स पी वाई पी जेड पी। क्यू के दे रखे हैं एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू। तो क्या हो जाएगा ये? यहां देखते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स पी माइनस एक्स क्यूब आई कैप प्लस वाई पी माइनस वाई क्यू जे कैप प्लस जेड पी माइनस जेड क्यू के कैप। इतना हो जाना है ये बच्चों। अब कुछ नहीं, आपको टॉर्क देखना है बिंदु Q के सापेक्ष, तो आप लिख दोगे आर पी क्यू क्रॉस एफ। बस वही चीज फिर से, वही डिटर्मिनेंट लिखना है यहां पर। देखो मैं लिख के ही बता देता हूं आपको, टाउ क्यू इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप। यहां पर आ जाएगा आपका एक्स पी माइनस एक्स क्यू वाई पी माइनस वाई क्यू जेड पी माइनस जेड क्यू। यहां पर आ जाना है एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड। इसे सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाना है। ठीक, तो इसको नोट कर लो, फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। उससे पहले कि बलाघूर्ण की विमा क्या है, बलाघूर्ण कैसी राशि, ये तो बता ही चुका हूं। इसका मात्रक क्या है, ये सारी बात भी जान लेते हैं। तो आप थोड़ा सा सोचिएगा, फिर इसे नोट कर लीजिए, फिर अगली बातचीत करते हैं। अब बच्चों देखो आप लोग कि बलागुण वही जो मैंने आपको बताया, बल तथा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी का गुणनफल है, आर एफ साइन थीटा। अब बलागुण एक सदिश राशि है, इसकी जो विमा है और इसका जो मात्रक है, आप देखें इसकी विमा जो है वो है ml2t-2। एनर्जी की भी यही होती है, कार्य की भी यही होती है। तो क्या इसका मात्रक जूल लिख दें? जूल एक अलग चीज है, जूल किसकी है? ऊर्जा या फिर आपका कार्य का मात्रक, और इसका मात्रक न्यूटन मीटर रहता है। तो इसका मात्रक ऐसा नहीं, जूल लिख देंगे आप। अगर किसी भी दो राशि की विमा समान आ जाती है, इस बात का मतलब ये नहीं है कि वो दो राशियां एक ही हैं। उन दोनों राशियों से हम अलग अलग चीज नाप रहे होते हैं। कार्य से हम, या हम कहें ऊर्जा से, किसी सिस्टम की या किसी निकाय की हम कार्य करने की क्षमता नापते हैं। लेकिन जो आपका बलागुण है, हम देखते हैं घूर्णन प्रवृत्ति देखते हैं, बल्कि उससे घूर्णन प्रवृत्ति नापते हैं। तो दोनों चीजें बच्चों यहाँ पर अलग हैं। एक बात एकदम क्लियर। अगली स्लाइड की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने थोड़ी देर में आने वाला है। अब देखो वही सारी बातें, दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए हम क्या करते हैं, हम दरवाजे को जो हैंडल है वो दूर लगाते हैं कब्जों से।
ठीक। जो आटा आपका, जिससे आटा मिलता है और पीसते गेहूं, आटा नहीं पीसा जाता, तो गेहूं पीसने वाली जो चक्की होती है उसमें भी जो डंडा लगा हुआ होता है, वो आपका कहाँ किससे दूर होता है, वो जो सेंटर है जिसपे कील लगी हुई है उससे दूर होता है। पेच कसने के लिए पेच कस के हत्थे चौड़े बनाए जाते हैं। ये सभी बुल बल आघूर्ण के आपके जो हैं उदाहरण हैं। ठीक, कैसे? अब देखो, किसी भी चीज को खोलने के लिए टॉर्क कांस्टेंट ही चाहिए। ठीक है, हमें घूर्णन प्रवृत्ति तो नियत ही चाहिए। तो घूर्णन प्रवृत्ति बराबर क्या होता है बेटा, आर एफ साइन थीटा। अब आपने देखो, आप अगर ऐसे खोलो, जैसे ये दरवाजे का हैंडल है ना, आप ऐसे करके खोलो, आपको ज्यादा बल लगाने, लेकिन लंबवत खोलोगे तो आपको कम बल लगाना पड़ेगा। तो हम लंबवत ले रहे हैं तो साइन 90 तो 1 हो गया, तो ये, तो अगर टाउ कांस्टेंट है और आप कम बल लगाना चाहते हो, तो देखो बल बराबर क्या हो गया, टाउ बाई आर। ठीक, टॉर्क कांस्टेंट है, आप कल कम बल लगाना चाहते तो आर को बढ़ाना होगा, तो जितनी ज्यादा दूरी पे लगाओगे उतना ज्यादा घूर्णन प्रवृत्ति पाओगे। तो ये बात हमें नियत आपके जो टाउ कांस्टेंट के लिए बातचीत है उसके लिए हमें पता चलती है। ठीक, प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको देखते हैं बच्चों। तो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है बिंदु O के सापेक्ष जो हिंज है, जो कब्जा है, उसके सापेक्ष हमें निकालना है टॉर्क। आसान सवाल है। पहला देखो, पहला केस जो दे रखा है, बल की क्रिया रेखा उसी से पास हो रही है, उसी बिंदु से पास हो रही है जिस बिंदु के सापेक्ष हम टॉर्क निकालना चाहते हैं। तो बिंदु से बल की क्रिया की लंबवत दूरी तो जीरो हो जानी है, तो लीवर आर्म की वैल्यू जीरो हो जानी है, तो टॉर्क भी जीरो हो गया। ठीक, पहला समझ में आता है। दूसरा देखो, यहां पर आपका एफ जो है 37 डिग्री दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखो ये आपका ऐसे दे रखा है, एफ कोण आपका दे रखा है 37 डिग्री, और आपकी ये जो बिंदु ओ है वो ये है। ठीक है, अब यहाँ पे घटक कर लेते हैं। देखो, फोर्स का पहला यहाँ पर आ जाएगा एफ साइन 37, और यहाँ पर आ जाएगा एफ कॉस 37। ठीक है, तो एफ साइन 37 लेना होता है, एफ साइन 37 गुणा, ये डिस्टेंस एल दे रखी है जैसा कि आप प्रश्न में देख सकते हो, तो ये हो गया आपका एफ इंटू एल साइन 37, एफ एल साइन 37 3/5, तो आपका ये टॉर्क हो गया। कैसा टॉर्क, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, देखो इस टॉर्क की कैसी रोटेशन की टेंडेंसी है, कैसे घुमाने की प्रवृत्ति है, ये है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को जनरली हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो ये है वो कुछ इस तरीके से, और पूरा का पूरा एफ फोर्स यहां लग रहा है, बिंदुओं के सापेक्ष देखना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भाई एफ तो आपका ये देखो, एंगल तो 90 हो गया, तो साइन 90, तो टॉर्क हो गया एफ इंटू एल, और कैसी डायरेक्शन का, एंटी क्लॉकवाइज। एकदम आसान। इसके बाद अगला जो है, ये आप देखें तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, देखो ध्यान से कि कुछ इस तरीके की परिस्थिति दे रखी है, ज्यादातर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। ये फोर्स ऐसा दे रखा है, ये आपका O बिंदु दे रखा है, ये दूरी L दे रखी है, और ये एंगल 37 देती है। भाई इस एंगल से थोड़ी मतलब है हमें, तो जो पॉइंट है उसका स्थिति सदिश तथा फोर्स के बीच के एंगल से मतलब है जो 90 है। तो ये मत करना कि ये वाला एंगल ले लो, ये गलत हो जाएगा। और आप वैसे भी देख सकते हो भाई, फोर्स गुणा फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम टॉर्क निकाल रहे हैं उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि एल है, तो टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू एल। कैसा सेंस में, कैसा रोटेट कराएगा, ऐसा रोटेशन देगा जो कि कैसा है, क्लॉक वाइज। ठीक है, सिंपल। अब तो आपके हिसाब से बताइए कौन सा ऑप्शन बनता है, ध्यान से देख के। भाई पहले में 0 हो रहा है, दूसरे में 3/5 एफ एल हो रहा है, तीसरे में एफ एल हो रहा है, और चौथे में भी एफ एल हो रहा है, तो ऑप्शन सी बन रहा है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें बिंदु O के सापेक्ष फिर से सभी दिए हुए बलों का कुल टॉर्क या बल आघूर्ण निकालना है। देखो
क्वेश्चन देख लो, स्क्रीन पॉज करो और खुद से ट्राई करो। करोगे, ईमानदार बनना है भाई। देखो अगर ईमानदारी से काम नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुमने कितना सीख लिया है बच्चों और कितना रह गया है। तो अगर आप लोगों को वास्तव में ये चेक करते रहना है आपने कितना सीखा है लेक्चर में, तो खुद से क्वेश्चन करो, ठीक है। वरना क्या होता है कि आप लोग एकदम मूवी की तरह से देखते चले जाओगे, तो उससे तो बात नहीं बननी ना। हमें सिलेक्शन देना है, हमें हिंदी में रह के उच्च स्तर का कार्य करना है। तो अगर ऐसा करना चाहते हो तो ईमानदारी से स्क्रीन पॉज करो और ट्राई करो। अब बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों ने ट्राई किया होगा, आशा कर सकता हूं सभी प्यारे बच्चे ईमानदार हैं। तो बेटा देखो, यहां पर हमें टॉर्क देखना है। सबसे पहले ये जो बल है आपका, इसकी कैसी प्रवृत्ति है घुमाने की, ध्यान से देखो। कैसी प्रवृत्ति, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, जैसे हम जनरली निगेटिव लेते हैं। और ये देखो समान वाला, ये कैसी टेंडेंसी दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसे हम जनरली पॉजिटिव लेते हैं साधारण तौर पर। अब देखो बल की क्रिया रेखा इस वाले केस में क्या ये है, और उससे लंबवत दूरी कितनी है, एल है, एल है या नहीं है, तो ये एल हो गया। तो यहां पर जो बच्चों टॉर्क आया, टॉर्क बराबर कितना आया, एफ स्मॉल एल। और कैसा लिया है हमने, पॉजिटिव, क्यों, एंटी क्लॉकवाइज है। पहला टॉर्क लिख लिया। दूसरे की बात करते हैं, जो आपकी बल की क्रिया रेखा है वो क्या है, यही है, और उससे लंबवत दूरी कितनी है बिंदुओं से, एल, कैपिटल एल। तो यहां पर आपका जो टॉर्क हो गया कैपिटल एफ इंटू कैपिटल एल, और ये कैसा होगा, निगेटिव। तो इसे क्या लिखेंगे, माइनस का एफ एल। क्यों लिखा है एफ एल माइनस का, आपका ये क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो नेट टॉर्क लिखना चाहते हो तो क्या हो गया, टाउ वन प्लस टाउ टू। कैसा आया, एफ माइनस एफ एल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एफ कॉमन कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। माइनस टॉर्क को हम क्या लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेते, क्लॉकवाइज लेते हैं, नॉट एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया एल माइनस स्मॉल एल, और आपका ये कैसा आ गया, क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों, तो आपका टॉर्क आ गया इतना, नेट टॉर्क कितना आ गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन बनता है, ऑप्शन डी। डी ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आपका टॉर्क कैसा है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो बच्चों अभी एक और टॉपिक समझते हैं। टॉपिक का नाम है बल युग्म। ऐसा कुछ नहीं कि अभी टॉर्क से हम बाहर चले गए, टॉर्क के अंदर ही ये एक टाइप का हम बल युग्म पढ़ रहे हैं। बल युग्म, कपल ऑफ फोर्सेस। क्या मतलब है, अगर दो आपके समान परिमाण के बल लेकिन आपकी अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशाओं में, भिन्न भिन्न, एक बिंदु पे नहीं, भिन्न भिन्न बिंदुओं पे लग रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इन सभी इसी प्रकार के जितने भी आपके बल, इन सभी का जो बलागुण होगा वो क्या होगा, उसी बलागुण को हम कह देते हैं बल युग्म। ठीक है, कपल ऑफ फोर्सेस। तो क्या है, देखो पहली बात, अगर मान लो आपका ये एफ फोर्स और एफ फोर्स, यहां पर बल जो है आपका दोनों समान है परिमाण में, लेकिन विपरीत दिशा में और एक ही बिंदु पे लग रहा है, तो भाई कुल नेट बल तो जीरो हो गया और टॉर्क भी जीरो हो गया। क्योंकि जितना इस बल की, मान लेते हैं इस बिंदु ओ के सापेक्ष हम देख रहे हैं, जितना इधर की तरफ प्रवृत्ति होगी उतनी इधर की तरफ होगी, तो फिर नेट टॉर्क भी क्या हो गया, जीरो। तो हमें ऐसी कंडीशन का डिस्कशन नहीं करना है, हम कह रहे हैं कि दो बल हैं। कुछ इस तरीके से मान लेता हूं मैं, ये कोई बॉडी पे दिखाता हूं मैं आपको बढ़िया से। यहां पर एक फोर्स लग रहा है और दूसरा फोर्स यहां पे लग रहा है। ठीक है, एकदम विपरीत दिशा में है ये एक दूसरे से, यानी कि इनकी क्रिया रेखाएं हैं जो बच्चों, वो एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर हैं। मैं ऐसे दिखा देता हूं, ज्यादा अच्छे से दिखेगा। एक बल ऐसे लग रहा है, ठीक है, और दूसरा बल ऐसे लग रहा है। ये है, ये बल F1 वेक्टर, ये बल F2 वेक्टर। F1 वेक्टर ऋणात्मक है, F2 वेक्टर का मतलब क्या है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण
वो तो बराबर है, लेकिन इनकी दिशा विपरीत है। तो ऐसी परिस्थिति में इनका जो कुल हम देखना चाहते हैं बल आघूर्ण क्या होगा उसकी बात करते हैं। ठीक, मैं बिंदु ओ के सापेक्ष देखना चाहता हूं बेटा। ठीक है, बिंदु ओ के सापेक्ष देखना चाहता हूं। अब ये बिंदु ओ के सापेक्ष में बात करूं तो ये जो है, ये आपका जो कोण है, या ये थीटा हो गया, इसे हम छोड़ देते हैं। देखिए, ये मैं कह देता हूं ये लीवर आर्म हो गई, जो बिंदु ओ से पहले बल की क्रिया रेखा पर डाली गई लंबवत दूरी, जैसे L1 कह रहा हूं, तो इस बल का जो टॉर्क होगा कैसी टेंडेंसी रखता है, ये एंटी क्लॉकवाइज रखता है। तो हम इस पहले फोर्स का टॉर्क लिख रहे हैं FL1, और कैसा, ACW तो पॉजिटिव। ठीक, दूसरे फोर्स का आप देखें तो इसकी भी कैसी टेंडेंसी है, देखो ऐसे घुमा रहा है बॉडी को, तो कैसी टेंडेंसी हो गई, इसकी भी आपकी एंटी क्लॉकवाइज हो गई, जो कि पॉजिटिव लेनी है। और इसकी जिस बिंदु के सापेक्ष में टॉर्क देख रहा हूं, उससे मैंने बल की क्रिया पे लंब डाला, उस लंब की लंबाई L2 है, तो इसका टॉर्क टाउ2 बराबर F। परिमाण समान है किंतु दिशा अलग है, तो F इंटू L2 हो गया। नेट टॉर्क दोनों जुड़ जाना है, टाउ1 प्लस टाउ2 हो जाना है, F L1 प्लस L2 हो गया। L1 प्लस L2 दोनों क्रिया रेखों की जो बीच की लंबवत दूरी है, दोनों बलों की क्रिया रेखा जो है, इसके बीच की जो लंबवत बच्चों दूरी है, यही तो है L1 प्लस L2। तो बस इसी को देख लेना है। ये हो गई L टाउ नेट, और L क्या है यहां पर, बलों के की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो बेटा ये आपका आ गया बल युग्म की बात हो गई। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं सारी चीजें। बल युग्म, जैसा मैंने आपको बताया, जब दो समान परिमाण के बल एक बिंदु पे नहीं लगे, आपके भिन्न भिन्न बिंदु पे विपरीत दिशा में लग रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में वो एक बल युग्म बनाते हैं, और वह बल युग्म वस्तु को घुमाने का प्रयास करता है। तो बल युग्म का आपको जो आपका आघूर्ण आ जाता है, वो आता है FR sin थीटा। यहां पर मैंने क्या कहा कि किसी भी एक बल का क्या ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों के तो सेम है, और उन दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं उनके बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल कर दो, तुम्हें बल युग्म का बल आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आसान है। क्वेश्चन देखें, फटाफट से इसे नोट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एकदम अभी जो पढ़ा है इसी के ऊपर आधारित है। अब देखो आप कि यहाँ पर एक 5 न्यूटन का, दूसरा भी 5 न्यूटन का, पर एंटी पैरेलल है, विपरीत दिशा में है। इनकी क्रिया रेखा तो समांतर है, लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत हैं, और दोनों बल युग्म आपके ध्यान से देखो, इनका परिमाण भी समान है। पूछ रहा है कि कितना टॉर्क होगा बिंदु P के सापेक्ष, तो ये निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीन को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, और फिर देखो क्या जो अभी पढ़ा था उससे हो पाया या नहीं हो पाया। ठीक है, आगे हम अभी मैं आपके लिए समय दे रहा हूं, ट्राई करो और बताओ। तो बच्चों आप लोगों ने शायद ट्राई किया होगा। तो कुछ इस तरीके की परिस्थिति हमें दे रखी है। मैंने कि बताया था आपको, बल युग्म का जो आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण वो बराबर होता है किसी एक बल का परिमाण तथा बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो हमें किसी एक बल का परिमाण तो पता है कितने हैं, F बराबर 5 न्यूटन, ये हमें पता है। अब हमें क्या देखना है, क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो बेटा यहां पर आप देखो, यहां से हम क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे, ये आपका 30, तो ये भी 30, ये कुल कितनी हो गई, ये आपकी 6 हो गई, 2 + 4 6, तो आपकी ये कितनी होगी, 6 sin 30, 6 sin 30, 6 sin 30 की वैल्यू 1/2 तो 3, तो ये हो जाएगा आपका F5 इंटू 3। तो टॉर्क की वैल्यू आपके बच्चों आ जाती है टाउ इज इक्वल टू 15 न्यूटन मीटर। कैसा टॉर्क है, इसकी भी टेंडेंसी ऐसे, तो आपकी ये है पॉजिटिव, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। और आपका देखो इसमें कौन सा ऑप्शन बनता है, तो ऑप्शन बन जाता है डी। तो इसे नोट कर लो बच्चों।
अब कुछ और इंटरेस्टिंग बात करते हैं। लेक्चर के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, न्यूटन का सेकंड लॉ, अगर हम एक क्लोज्ड सिस्टम यानी कि बंद निकाय के लिए जिसमें से द्रव्यमान नहीं जा रहा है, मास कांस्टेंट है, तो हम यही लिखते हैं ना, हमने पढ़ा भी है F इक्वल टू एम ए। हमें यह भी पता था कि जितना ज्यादा द्रव्यमान होता है उतना ही ज्यादा जड़त्व होता है। हमें यह भी पता है कि जितना ज्यादा जड़त्व है उतना ही वह अपना अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा। कौन सी गति में? स्थानांतरणीय गति में। लेकिन यहाँ पर घूर्णन गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए जो जिम्मेवार है वो आपका जड़त्व आघूर्ण है, और टॉर्क जो है वो घूर्णन गति में लाने का प्रयास करता है या बलाघूर्ण है। तो कुछ टॉर्क यानी कि बलाघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण के बीच में सिमिलर रिलेशन एग्जिस्ट करता है क्या? जैसे बल आपका प्रयास करता है अवस्था परिवर्तन का, लेकिन द्रव्यमान उसका विरोध कर रहा है। जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा विरोध मिलता है। इसी तरीके से क्या टाउ जो आपको वस्तु को घूर्णन गति में लाने का प्रयास कर रहा है या परिवर्तन का प्रयास कर रहा है घूर्णन गति में, टाउ और आई जो उस अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, इसमें कोई संबंध स्थापित किया जा सकता है? आइए देखते हैं। तो देखो बच्चों, मान लेते हैं कि एक कोई कण है जिसका द्रव्यमान m है, इस पे लग रहे फोर्स F है, और इसकी जो ये स्थिति है ये O है, O, और ये पॉइंट P है, और ये R वेक्टर है। R वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका स्मॉल r, ये लंबाई OP हो जाती है। यहां पर जो ये कोण बन रहा है ये थीटा है। अब बच्चों, इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक F टेंजेंशियल, एक F नॉर्मल। अगर टेंजेंशियल इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं यहां से एक वृत्त खींचूं तो ये वृत्त उस वृत्त की स्पर्श रेखा में की दिशा में होगा। बच्चों, होगा या नहीं होगा? मानते हैं आप लोग? तो इसलिए F टेंजेंशियल कहा। F टेंजेंशियल या आपका स्पर्श रेखीय बल के कारण स्पर्श रेखीय त्वरण उत्पन्न हुआ होगा। तो हम ये भी जानते हैं कि इस स्पर्श रेखीय जो बल है इसी की प्रवृत्ति है वस्तु को घूर्णन गति देने की। तो इसी की वजह से टॉर्क आया, और टॉर्क बराबर आ जाता है ये R और Ft। ठीक, सिंपल है एकदम। टाउ बराबर हो जाता है R इंटू Ft। Ft बराबर क्या होगा? बल की दो हैं, एक तो नॉर्मल फोर्स, इसको इस दिशा में ले जाने की प्रयास करेंगे, और एक आपका Ft जो इसको इस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहा है। निश्चित तौर पर बच्चों ये टेंजेंशियल फोर्स की वजह से एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। जेई एडवांस और मेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं यहां पर। तो इसको मैं लिख सकता हूं Ft बराबर m et। m क्या है? मास ऑफ दी पार्टिकल, यानी कि इस कण का द्रव्यमान। et क्या है? इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं m इंटू एटी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि कोणीय त्वरण के बीच में एक संबंध हमें याद है। वो त्वरण आपका जो संबंध है बच्चों वो अल्फा इंटू आर होता है। तो वो चीज भी इसका इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे लिख देते हैं ए टी की जगह अल्फा इंटू आर आ गया। ये हो गया आपका एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा टाउ, और टाउ बराबर एम आर स्क्वायर क्या हो गया? इस O से गुजरने वाली अक्ष के परितः बिंदु M का जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टाउ बराबर होता है आपका आई अल्फा। एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, जिसको याद रखिएगा। यहां पर एक बात जरूर याद रखिएगा कि M मैंने कांस्टेंट माना है, इस कण का द्रव्यमान परिवर्तित नहीं हो रहा है। आज के लेक्चर में बच्चों बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातचीत हमने करी थी। शुरुआत एक बहुत अच्छे कंफ्यूजन के साथ करी थी, और अंत एक बहुत अच्छे कंक्लूजन के साथ कर रहे हैं। इस लेक्चर को देखने के बाद यदि आप टॉर्क के बेसिक क्वेश्चंस करेंगे तो आपके बहुत आसानी से हो जाने हैं। आगे फर्दर कुछ और टॉर्क के बारे में डिटेल में जानेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में। तो जुड़े रहें व्युत्पत्ति के साथ, साथ साथ एचसीवी सॉल्यूशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, लर्निंग करते रहें, क्योंकि जो पढ़ रहा है वही जिंदा है। जय हिंद, बाय बाय।